इमेजिन करो, आप जितनी बार भी मरते हो, आप उतनी बार एक अलग दुनिया में रीइंकारनेट होते हो, वो भी आपकी प्रीवियस लाइफ की सारी मेमोरीज के साथ। और यही हुआ हमारे इस मैनहुआ के प्रोटैगनिस्ट के साथ, जो कि इस बार एक मेडिवियल वर्ल्ड के प्रिंस के रूप में रीइंकारनेट होता है। लेकिन क्योंकि उसकी माँ एक मेड थी और पिता एक राजा, इसलिए ना उसे कोई अटेंशन मिलती है और ना ही सक्सेशन राइट्स। और गेस व्हाट, उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टेड उसका सोचना है कि ये एक परफेक्ट जगह है जहां वो अपना जीवन आराम से काट सकता है। ना कोई रॉयल ड्रामा, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बस एक चिल लाइफ। लेकिन हम सब जानते, उसकी ये जिंदगी सच में इतनी आसानी से नहीं कटने वाली जितनी उसे लग रही है। चलिए देखते हैं कैसे हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी पिछली जिंदगी की मेमोरीज का इस्तेमाल करके इस दुनिया को बदलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारा प्रोटैगनिस्ट लड़ रहा होता है। लड़ाई में उसे मजा आ रहा था और वो अपने एनिमी का मजाक उड़ा रहा था क्योंकि वो बहुत स्लो था। लेकिन उसकी लापरवाही ने उसे बर्बाद कर दिया। लापरवाही हमेशा उसकी प्रॉब्लम थी। वो सिर्फ अपने एनिमी के साथ खेलना चाहता था क्योंकि वो ऊब चुका था। एक जोरदार ब्लो के बाद उसकी आर्मर टूटने लगी और ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था क्योंकि उसकी आर्मर बहुत वैल्यूएबल थी। गुस्से में उसने तुरंत सरपेंट की तरफ जंप किया और मजाक करते हुए उससे कहा कि वो तो उसे काट भी नहीं सकता। गुस्सा भी उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। वो बहुत जल्दी एनरेज्ड हो जाता था। यही वजह थी कि उस वक्त उसने सरपेंट को अपने मुक्कों से मारना जारी रखा। उसने अपनी स्वॉर्ड पकड़ी और कहा कि तलवारबाजी करना उसे सबसे ज्यादा पसंद है। उसने सरपेंट पर वार करना शुरू किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उसे तलवारबाजी मैजिक के साथ करना ज्यादा पसंद है। इसी बीच उसने अपने पैर में कुछ महसूस किया और वो अचानक गिरने लगा। गिरते वक्त उसने सोचा कि ये कैसे पॉसिबल है। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश हो रहा है। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोले, चारों ओर अंधेरा हो गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने अपने सामने एक औरत को खड़ा पाया। उसने पूछा, ये कहां से आ गई? वो देख रहा था कि वो एक बहुत खूबसूरत औरत है और सोचने लगा कि क्या वो उनकी एडमायरर थी जो उसे हमेशा से फॉलो कर रही थी। लेकिन वो बहुत थका हुआ था अपने पिछले फाइट की वजह से। वो औरत उसकी तरफ बढ़ी और उनके माथे पर एक किस किया। उसे ये पसंद आया क्योंकि उस औरत से फूलों की खुशबू आ रही थी। जब उसने उसे और गौर से देखा तो पाया कि उसकी खूबसूरती अविश्वसनीय थी। वो खुद को रोक नहीं पाया और वो और पास आ गया। वो उसे किस करना चाहता था, लेकिन तभी उसे रियलाइज हुआ कि वो एक बेबी है। फिर वो रोने लगा। उसकी माँ ने सोचा कि वो कुछ खाने के लिए रो रहा है, लेकिन असल में वो इसलिए रो रहा था क्योंकि वो फिर से रीइंकारनेट हो गया था। दूसरों से अलग वो हर डेथ के बाद रिबॉर्न हो जाता है और ये सिलसिला अनंत तक चलता है। लेकिन फिर भी दुखी क्यों होना, परेशान क्यों होना? ये उनकी 101वीं बर्थ थी। एरियल की आंखों के सामने उसकी पिछली जिंदगियां दिखाने लगी। उसकी स्टूडेंट लाइफ, उसकी नाइट की जिंदगी, यहाँ तक कि एक सैमुराई के रूप में भी। फिर वो बताता है कि उसकी पहली जिंदगी कोरिया में थी। उसकी पहली लाइफ में बस एंडलेस इंटरव्यूज और जॉब सर्चेस थे। एक ऐसी बोरिंग लाइफ जो कोई भी सपने में नहीं देखना चाहेगा। और उसका अंत भी उतना ही बेकार था, एक कार एक्सीडेंट। पहली बार जब वो रिबॉर्न हुआ तो उसने खुद को एक अनजान फैमिली के बेबी के बॉडी में पाया। सब कुछ अजीब था। उसी मोमेंट से वो रिपीटेडली रिबॉर्न होने लगा, वो भी अलग अलग वर्ल्ड्स और एराज में। एरियल इस पर बोस्ट कर सकता था क्योंकि उसने हर तरह की लाइफ जी थी और हर तरह से जी थी। इसी वजह से वो इस सिचुएशन से अकस्टम्ड हो गया था। वो रिबर्थ जिसका सपना लोग देखते हैं, उसके लिए वो आम बात बन चुकी थी। हालांकि दूध पीते हुए उसने सोचा कि इस बार वो कहाँ रीइंकारनेट हुआ है। आखिर आसपास देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कहीं मिडिल एजेस में है। यह तो तय था कि वो अर्थ पर वापस नहीं था और ना ही ये रीबर्थ किसी तरह लॉजिकल था। इसका मतलब था कि उसे बस किसी और दुनिया में रिबॉर्न किया गया था। लेकिन उसे कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि उसे ये दूसरी दुनियाएं पसंद थीं। अक्सर ये दुनियाएं ज्यादा कंफर्टेबल होती थीं। इस बार तो वो लकी भी था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो एक अमीर फैमिली में पैदा हुआ था। उसके आसपास कई कंपेनियंस भी थे। इसका मतलब था कि वो एक नोबल फैमिली से था और उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। एरियल को शुरू में उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई, लेकिन थोड़े समय बाद वो उस भाषा का आदी हो गया। ये एक नई दुनिया और नई लैंग्वेज थी, तो शुरुआत में कंफ्यूजन होना स्वाभाविक था। लेकिन उसकी माँ के नर्म हाथों और काइंड लुक ने सब कुछ क्लियर कर दिया। उसकी माँ सच में उससे बहुत प्यार करती थी। एक ऐसा इंसान जिसने 100 बार रिइंकारनेट हुए अलग अलग हाथों में खुद को पाया हो, वो अच्छे से समझ सकता है कि कौन सी माँ ने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाने के चलते जन्म दिया और कौन सी ने नहीं। भले ही ये एक कड़वा सच हो, लेकिन कई बार उसे जन्म के बाद अबैंडन कर दिया गया था या उससे बदले में कुछ चुकाने की उम्मीद की गई थी। लेकिन इस बार उसे अच्छी फीलिंग हो रही थी। उसने सुना कि एक मेड उसकी माँ को बुला रही थी। मेड ने उसकी माँ से कहा कि वो बहुत टायर्ड लग रही है, इसलिए उसने यंग प्रिंस को संभालने का ऑफर दिया। उसी मोमेंट एरियल को रियलाइज हुआ कि वो एक प्रिंस है। उसकी माँ ने मेड को देखा और पूछा, क्या लोग इस बच्चे को प्रिंस के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे? मेड ने कहा कि शायद करेंगे। फिर उसकी माँ ने मेड से कहा कि वो सच सच बताए क्योंकि रूम में वो दोनों अकेली थीं। उसने पूछा कि क्या वो भी उसके बेटे के बारे में बुरा सोचती है? लेवाना, जो कि उसकी माँ का नाम था, उसने कहा कि कुछ समय पहले वो भी एक सर्वेंट थी। एरियल ने तुरंत रियलाइज किया कि यही वजह थी कि उसकी माँ उदास लग रही थी।
लेवाना ने कहा कि उसके बेटे में किंग का खून तो है, लेकिन उसका भी खून है जो एक कॉमनर का है। उसने सोचा कि शायद फ्यूचर में एरियल उसे इसके लिए ब्लेम करे। मेड ने तुरंत डिसएग्री करते हुए कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। लेवाना ने कहा कि प्रिंस होने के बावजूद इंपीरियल खून के साथ भी उसका फ्यूचर आसान नहीं होगा। उसने कहा कि अगर उसका बेटा प्रिंस ना होता तो उसकी जिंदगी ज्यादा आसान होती। लेवाना ने एरियल की तरफ देखा और उससे माफी मांगी। वो जानती थी कि बाकी नोबल फैमिलीज उसके और उसके बेटे के बारे में क्या सोचती हैं। उसी की वजह से एरियल का थ्रोन इनहेरिट करने का कोई हक नहीं था। वो खुद को ब्लेम कर रही थी, लेकिन एरियल ने सब कुछ किया ताकि उसकी माँ के चेहरे से आंसू पोंछ सके। उसकी माँ ने तुरंत खुद को संभाल लिया, क्योंकि उसे लगा कि उसका बेटा शायद कुछ समझ रहा है और उसे कंफर्ट देने की कोशिश कर रहा है। मेड ने इस बात पर अग्री करते हुए स्माइल किया। एरियल ने यह दिखाने की कोशिश की कि उसकी माँ को उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ठीक है। एरियल को कोई परवाह नहीं थी कि वो थ्रोन इनहेरिट करेगा या नहीं, और ना ही कि उसके फॉलोअर्स होंगे या नहीं। प्रिंस की जिंदगी उसके लिए पहले से ही लकी थी। वो फ्यूचर में किसी भी नोबल को इग्नोर कर सकता था जो उसे परेशान करने की कोशिश करेंगे। इंपीरियल फैमिली भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्रिंस की लाइफ वैसे भी बिजी रहने वाली थी। ये उसकी 101वीं जिंदगी थी, एक नई दुनिया में, एम्परर के बेटे की तरह एक ऐसी जिंदगी जहां मिक्स्ड ब्लड एक अच्छी और प्लेजेंट लाइफ जी सकते थे। वो हर दिन महिलाओं के साथ एंजॉय कर सकता था और अपनी हर डिजायर पूरी कर सकता था। एम्परर के खून के साथ उसे कम से कम कंफर्टेबल कंडीशंस गारंटीड थीं। वो इटर्नल ट्रैवल्स और हंट्स के सपने देखता था, लेकिन उसी दौरान वो अपने बेड पर लेटा हुआ आवाजें निकालकर अपनी माँ को चीयर अप कर रहा था। उसकी माँ ने सोचा कि एरियल खुश और बेफिक्र लग रहा था, लेकिन फिर भी वो थोड़ी सैड थी। अगर उनके पास पावर होती तो वो उसे हर चीज से प्रोटेक्ट कर पाती। ये सब सोचकर वो दुखी थी। एरियल ने पावर की बात सुनी और सोचा कि उसने अपनी माँ की चिंता का कारण समझ लिया। थ्रोन का हक ना होना एक वीकनेस थी। वीक लोगों की कोई जरूरत नहीं समझता, वीक लोगों के लिए कोई खड़ा नहीं होता। लेकिन एरियल को कोई चिंता नहीं थी। उसके वॉरियर पास्ट ने उसे सिखाया था कि वीक होना कभी ऑप्शन नहीं है। 3 महीने बाद जब एरियल सो रहा था, उसकी माँ उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो रही थी। उसकी खूबसूरती से वो इतनी प्रभावित थी कि उन्होंने नोट किया कि उसके बालों का रंग बिल्कुल उनके जैसा था। लेकिन उन्होंने सोचा, अगर इसके बाल इसके पिता जैसे होते तो सब कुछ आसान होता। उसी वक्त एक मेड उसके पास आई और बताया कि उसका कैरेज आ चुका है। उसने अपने बेटे को किस किया और कहा, मुझे मिस मत करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। जैसे ही सब लोग चले गए, एरियल जाग गया और सोचा कि उसका सोने का नाटक काफी कन्विंसिंग था। उसने हल्की सी आवाज निकाली, लेकिन फिर चुप हो गया। वो उम्मीद कर रहा था कि नैनी उसके पास भागकर ना आए, क्योंकि जब से वो बेबी बना है उसे एक पल का भी पीस नहीं मिला। हर कोई उस पर नजर रखता रहता था, लेकिन अब जब वो अकेला था, उसने इस मौके का फायदा उठाने का सोचा। उसका फ्यूचर इस पर निर्भर था। चूंकि वो सिर्फ नाम का प्रिंस था, उसने सोचा कि क्या एम्परर के खून में कोई एंसेस्ट्रल पावर है। अगर ऐसा है तो उसे इसे सीखना होगा और इस्तेमाल करना होगा। उसने कंसंट्रेट किया और अपनी सारी पावर को गैदर करने की कोशिश की। उसे पता था कि ये दुनिया सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों द्वारा रूल्ड होती है। जब तक आप स्ट्रांग नहीं होते, लोग आपको अपोज करने से डरते नहीं, लेकिन स्ट्रांग होने पर कोई आपकी खिलाफत करने की हिम्मत नहीं करता। एरियल के पास अपनी पिछली 100 जिंदगियों का अनुभव था, इसीलिए भले ही वो एक बेबी के शरीर में था, वो स्ट्रेंथ एक्यूमुलेट कर सकता था। इसका मतलब था कि पावर अवेलेबल थी। उसे अपनी 30वीं जिंदगी याद आई। उस जिंदगी में उसने चांस कियोंग नामक टेक्निक सीखी थी। ये मेथड उसे इनेट ची और ओरिजिनल ची को एक साथ ट्रेन करने की अनुमति देता था। उसने सोचा कि उसे अपनी बाकी जिंदगियों की स्किल्स को भी प्रैक्टिस करना चाहिए। भले ही वो एक बच्चे के शरीर में था, कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि इस उम्र का बच्चा ट्रेनिंग कर रहा होगा। अगर एरियल ने इस टेक्निक को 10 साल की उम्र तक परफेक्ट कर लिया, तो उसके पास 60 साल के बराबर इंटरनल चाय होगा, और जब वो 20 का होगा तो उसके पास 180 साल के बराबर ची होगी। एरियल एनर्जी पर कंसंट्रेट करता रहा, क्योंकि ये ट्रेनिंग का केवल पहला स्टेज था। लेकिन उसे पता था कि इस हर्डल को पार करने के बाद वो तब भी ट्रेनिंग कर सकता था, जब नैनी उसे अपनी गोद में उठा रही होगी। फिर एरियल ने अपने पूरे शरीर में एनर्जी फ्लो को तेज करने का फैसला किया, ताकि सारी एनर्जी को इकट्ठा किया जा सके। उसने पूरे शरीर में एनर्जी को महसूस किया, लेकिन उसका सिर जोर से धड़कने लगा। उसने सारी एनर्जी को रिलीज करने का सोचा, और इस प्रक्रिया में वह चिल्ला उठा। उसकी नैनी तुरंत भागकर देखने आई कि क्या सब ठीक है, लेकिन एरियल तब तक प्रिटेंड कर चुका था कि वह सो रहा है। मेड ने देखा कि सब कुछ ठीक है और थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गई, क्योंकि उसे लगा था कि उसने कोई आवाज सुनी है। उसने सोचा कि शायद डायपर बदलने का समय आ गया है। एरियल बस यही चाहता था कि वो उससे दूर रहे और उसे छुए ना, क्योंकि उसे छूने से उसकी सारी स्टोर्ड एनर्जी गायब हो जाती। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि ऐसा ना हो, और उसकी प्रार्थना सुन ली गई। नैनी ने देखा कि सब ठीक है और सोचा कि शायद वह बुरे सपने देख रहा था। जैसे ही नैनी वहां से गई, एरियल ने खुद को एक पावर प्लांट की तरह महसूस किया। उसने सोचा कि उसने एनर्जी को एम्पलीफाई करके रखा है, लेकिन उसका शरीर जल रहा था। उसने महसूस किया कि बुखार बेबीज के लिए जानलेवा हो सकता है। फिर भी उसने परसिवियर किया, क्योंकि उसे लगता था कि किसी के अधीन जीने से मर जाना बेहतर है।
उसने मैक्सिमम एनर्जी को एक्यूमुलेट करना शुरू किया और अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करता रहा ताकि वो प्रॉस्परस लाइफ जी सके। इस बीच मेड ने भी कुछ आवाज सुनी और भागकर उसके कमरे में आई। उसने देखा कि एरियल बहुत पसीना बहा रहा था। मेड को समझ नहीं आया क्योंकि कुछ मिनट पहले वो आराम से सो रहा था। मेड ने फैसला किया कि उसे हर्बल बाथ देना चाहिए। जैसे ही वो बाथ तैयार करने के लिए गई, एरियल ने अचानक से उठकर अपनी आंखों से खुशी के साथ चारों तरफ देखा। उसने हाइपर एवोल्यूशन प्रीफ्रंटल लोब हासिल कर लिया था। जब मेड वापस आई तो उसने पूछा कि एरियल कैसा है। मेड ने देखा कि एरियल खुश है और उसने राहत की सांस ली। एरियल ने सोचा कि उसकी नैनी का मोना के साथ कोई अफिनिटी नहीं है। अब उसकी नई टेक्निक उसे एटमॉस्फेयर से मोना डिटेक्ट और अब्सॉर्ब करने की अनुमति देती थी। अब एरियल आराम से एनर्जी एक्यूमुलेट कर सकता था, चाहे वो खा रहा हो या सो रहा हो। वह अपनी खुशी को रोक नहीं पाया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे महसूस हुआ कि सिर्फ 3 साल में वह इतनी एनर्जी जमा कर लेगा जो ज्यादातर एडल्ट्स के बराबर होगी। जब वह 10 साल का होगा तो शायद इस दुनिया में 10 से भी कम लोग होंगे जो उसे हरा पाएंगे। एरियल ने सोचा कि वो दिन जल्दी आए जब वह इतना मजबूत हो जाए कि वो एक राजा की तरह जिंदगी जी सके। अब 5 महीने हो गए थे एरियल के जन्म को। मोना एब्जॉर्प्शन टेक्निक की वजह से उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज तेजी से बढ़ रही थी। उसकी इनर एनर्जी बच्चों के मुकाबले बहुत तेजी से खौल रही थी। हालांकि अभी वह सिर्फ जमीन पर रेंग रहा था, उसने अपनी कोशिशें बंद नहीं की। उसने सोचा कि जल्द ही उसका पावर लेवल इतना बढ़ जाएगा कि वह हवा में तैर भी सकेगा। इसी समय अचानक वह मैट से ऊपर उठने लगा, लेकिन यह उसकी ताकत नहीं थी, बल्कि उसकी माँ थी जिसने उसे गोद में उठा लिया। उसकी माँ ने उसे एक खिलौना दिया जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उसने उसे एक रैटल दिया। पहले तो एरियल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जब उसने अपनी माँ की डिसअपॉइंटमेंट देखी तो उसने तुरंत उस रैटल से खेलना शुरू कर दिया। बाहर से वह खुश लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपनी हरकत पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसकी माँ और मेड उसकी खुशी देखकर हंसने लगी। लेवाना ने खुशी खुशी कहा कि वह एरियल के साथ बहुत खेलेंगी। मेड ने उसकी रिएक्शंस की तारीफ की। उसकी माँ ने उसे ब्यूटीफुल कहा और पूछा, तुम किस पर गए हो? एरियल को यह अच्छा लगता था कि उसकी तारीफ होती है। उसे लगता था कि वह अपनी माँ पर गया है। हालांकि वह सोचता था कि प्यार मिलना एक लग्जरी है जिसे इस बार वह चेरिश करेगा। लेकिन तभी एरियल की एक्सप्रेशन बदल गई। उसकी माँ समझ नहीं पाई कि वह क्या चाहता है। दरअसल एरियल को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, खाना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपने पूरे हाव भाव से यह जताने की कोशिश की। तुरंत ननी ने अंदाजा लगा लिया कि एरियल भूखा है। एरियल खुश हुआ और मन ही मन कहा कि उसकी नैनी सबसे अच्छी है। तुरंत उसे दूध दिया गया। जब हमारा हीरो दूध पीने में व्यस्त था तब बातचीत फाइनेंशियल सिचुएशन पर हो रही थी। नैनी और लेडी लेवाना इस बात पर चर्चा कर रही थी कि प्रिंस को अच्छा खाना खिलवाना जरूरी है, लेकिन फंड्स लगातार कम हो रहे थे। इस साल मैंशन की मेंटेनेंस का बजट काफी कट गया था, यहाँ तक कि एक बच्चे को पालना भी मुश्किल हो रहा था। एरियल को याद आया कि उसने कुछ समय पहले मेड्स की ऐसी बातें सुनी थी। लेडी लेवाना को अपने खाने पर सिग्निफिकेंट सेविंग्स करनी पड़ रही थी। उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। एरियल को यह सुनकर यकीन नहीं हुआ। उसे लगता था कि एक प्रिंस के घर में ऐसी बातें सच नहीं हो सकती। लेकिन लेडी लेवाना हमेशा पॉजिटिव रहती थी। उन्होंने कहा कि भले ही स्थिति खराब है, कम से कम वे भूखे नहीं मर रहे। मेड ने कहा कि अच्छा हुआ सोल्जर्स की संख्या नहीं घटाई गई। यह सुनकर एरियल सोचने लगा कि क्या स्थिति वाकई इतनी बुरी है। उसने समझा कि उसकी माँ सिर्फ एक कॉन्क्यूबाइन है, ना उनके पास पावर था और ना स्टेटस। भले ही उन्होंने एक प्रिंस को जन्म दिया था, एरियल खुद को प्रिंस भी नहीं मानता था। उसने सोचा अगर कुछ नहीं किया गया तो जरूर कुछ बुरा होगा। एरियल को यकीन नहीं हुआ कि एक प्रिंस को बचपन में ही मरने दिया जाएगा। लेवाना को राजा से मिलने का मौका भी नहीं दिया गया था। वह कहती थी कि राजा से मिलना असंभव है क्योंकि वह बहुत बिजी हैं। अब एरियल को सब समझ आने लगा। उसकी माँ कैरेज में बार बार राजा से मिलने जाती थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती। एरियल को यह बात समझ नहीं आई कि राजा अपनी ही संतान की माँ के साथ इतना क्रूअल व्यवहार कैसे कर सकता है। नोबल्स से तो उसकी माँ पहले ही काफी कुछ झेल चुकी थी। एरियल ने रोना शुरू कर दिया। इस पर नैनी ने उसे उसकी माँ की गोद में दे दिया। एरियल अपनी माँ की मदद करना चाहता था, चाहे वह एक बच्चा था, लेकिन उसे पता था कि वह कुछ तो कर सकता है। सारा मामला पैसों की कमी का था। विंटर में हीटिंग जैसे नए खर्च जुड़ते थे। उसने सोचा कि वह कैसे मदद कर सकता है। उसे एक बात याद आई, कोल एक कार्बन स्ट्रक्चर है जैसे डायमंड्स, और उसने देखा कि उसकी माँ के पास प्रीशियस स्टोन्स थे, तो इस दुनिया में यह भी बहुत वैल्यूएबल होंगे। लेकिन उसकी लेग्स इतनी छोटी थीं कि वह बेड से बाहर नहीं जा सकता था। उसे कुछ और सोचना पड़ा। एरियल को एहसास हुआ कि उसके पास इतनी मोना है कि वह खुद को फ्री कर सकता है। उसने सोचा कि वह उड़कर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। उसने देखा कि फायरप्लेस में कोल पड़ा था और किसी ने उसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। यह उसके लिए परफेक्ट था। उसने सोचा कि वह इस कोल को डायमंड्स में बदल सकता है। उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। एरियल ने कोल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जरूरी टेम्परेचर और प्रेशर तैयार किया। उसने अपनी सारी मोना का इस्तेमाल किया और अपनी इनर एनर्जी को बढ़ाया। उसे पता था कि अगर यह काम करता है तो उसकी माँ बहुत खुश होंगी।
एरियल बस एक ही चीज चाहता था, अपनी माँ को खुश देखना और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना। इसी सोच के साथ उसने चिमनी में से निकलते धुएं को देखा और पाया कि वह सफल हो गया था। उसने एक बेहद खूबसूरत और चमचमाता डायमंड बनाया था। उसे यकीन था कि अब वह अपनी माँ की मदद कर सकता है। अब बस एक तरीका ढूंढना था कि इसे उनके पास कैसे पहुंचाया जाए।